कोई जानता है फोरफिटिंग के बारे में? और टुडेज टॉपिक इज फोरफिटिंग। अच्छा, हमारा टॉपिक है फोरफिटिंग के बारे में। जैसे हम लोग फैक्टरिंग के बारे में पढ़े थे लास्ट लेक्चर, टुडे विल डिस्कस अबाउट द फोरफिटिंग। एनी आइडिया अबाउट द फोरफिटिंग? एनीवन? यस, नो आइडिया। पेनल्टी फॉर रॉन्ग विंग? नहीं। एनीवन एल्स? लोन्स एंड डिप्राइव? ठीक है, बोल सकते हो। एनीवन? बाकी लोग रिप्लाई तो अगर नहीं समझ में आ रहा है या नहीं जानते हो तो नो आइडिया या नहीं मालूम या ऐसे कुछ बताओ मुझे, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, वेट नहीं करने का, वेट नहीं करना चाहिए। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट के मीडियम प्रोवाइड करना, ओके ठीक है। लेट्स हैव सम, आपको एक क्लू देता हूँ। उन्होंने फैक्टरिंग पढ़ा, फैक्टरिंग पढ़ा तो फैक्ट्री में कहीं ये लिखा था क्या कि क्लाइंट को, मतलब जो बिजनेसमैन है, उसको कुछ गिरवी रखना पड़ता है फैक्टर के पास? नहीं। फिर भी फैक्टर क्या करता है, फाइनेंशियल अरेंजमेंट करके देता है। यस, मतलब क्लाइंट जो बिजनेसमैन है वो कुछ गिरवी न रख के उसके पास, फैक्टर के पास से, फिर भी उसको फाइनेंशियल अरेंजमेंट प्रोवाइड होता है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को फाइनेंशियल अरेंजमेंट प्रोवाइड करता है। ओके, अब यहाँ पे मैं एक चीज बात बता रहा हूँ, गिरवी, सरेंडर। वेट मिनट। अब मैं बता रहा हूँ कि जो फैक्टर अरेंजमेंट करके देता था वो बिना किसी सरेंडर, मतलब बिना किसी कोई सामान गिरवी रखे बिना वो फाइनेंस प्रोवाइड करता था, मतलब अरेंजमेंट करता था। यहाँ पे जो फोर फीटिंग है, ये क्या करेगा, ये आपसे कुछ सरेंडर मांगेगा। गिव एनी काइंड ऑफ सरेंडर वैल्यूज। आपका कोई प्रॉपर्टी रखो हमारे पास और देन यू कैन टेक द फाइनेंस। कुछ समझ में आ रहा है अभी? मॉर्टगेज। अभी यहाँ पे सरेंडर वैल्यू क्या होता है? आपको लोन चाहिए, ठीक है, आप बिजनेस कर रहे हो, यू आर एक्सपोर्टर, कोई बात नहीं, आपको लोन मिलेगा, आपको फाइनेंस मिलेगा, बट ऑन सर्टन टर्म्स एंड कंडीशन यू हैव टू सरेंडर सम वैल्यूज। आपको आपका कुछ राइट्स मेरे पास सरेंडर रखना पड़ेगा, देन यू टेक द लोन। फिर आप अपना बिजनेस करो, एक्सपोर्ट करो, जो भी करना है करो। पैसा मिलने के बाद आप मुझे वो पैसा रिटर्न करो, आपका सरेंडर रखा हुआ, गिरवी रखा हुआ चीज वापस ले लो। समझा? दिस इज कॉल्ड forfeiting. Let's see the forfeiting. Anybody can read the first paragraph about the forfeiting? Samya, Yes. forfeiting, a form of a financing of receivable arising from international trade, is known as forfeiting. Within this arrangement, a bank and financial institutions undertakes the purchase of trade bills, uh, promissories,
notes without resource to the seller. Purchase is through discounting of the documents covering the entire risk of non-payment at the time of collection. All risks become the full responsibility of the purchaser. Forfeiter pays cash to the seller after discounting the bill notes. ओके, ठीक है। अभी भी किसी को नहीं समझा रहेगा? कोई डेफिनेशन पड़ेगा क्या? रोल नंबर 13 703 1013। Yes, sir. डेफिनेशन। The term forfeiting is oriented from the old French word forfeited, which means to surrender one's right on something to someone else. In international trade, forfeiting may be defined as the purchasing of an exporter's receivables at a discount price by paying cash. By paying these receivables, the forfeiter frees the exporters from credit and the risk of not receiving the payment from the importers. ओके, अभी भी लिटिल डाउट है थोड़ा बहुत। लिटिल डाउट क्या, बहुत सारा डाउट है। ये डायग्राम रीड करो प्रॉपरली। हर डायग्राम के आगे, हर एक नोट्स के आगे पॉइंट लिखा हुआ है। 10 पॉइंट्स है। ये 10 पॉइंट्स को प्रॉपर कवर करो पॉइंट वाइज। आई कैन गिव द 30 सेकेंड्स, आप लोग प्रॉपर 10 पॉइंट्स रीड करो डायग्राम के अंदर क्या है। रीड कर लिए डायग्राम? आई थिंक आप लोग का डायग्राम रीड करेगा। यस और नो? तो आई हैव अ क्वेश्चन। हु इज forfeiter? कौन बताएगा मुझे आंसर? हु इज forfeiter? अगर समझा रहेगा तो मुझे बताओ, हु इज forfeiter? एक्सपोर्टर इंपोर्टर। 7138 राइट है। 7053 राइट है। अब देखो, ज्यादा दूर सोचने की जरूरत नहीं है। हु इज forfeiter? हु इज फैक्टर? फैक्टर इज नोन एज बैंक, मतलब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। वो फाइनेंशियल अरेंज करता है, अरेंजमेंट करता है बिटवीन द फैक्टर्स एंड क्लाइंट के बीच में। तो ये forfeiter कौन है? ये भी तो बैंक है ना। दिस इज ऑल्सो बैंक। ये भी तो क्या करता है? फाइनेंस अरेंजमेंट करवाता है एक्सपोर्टर और इंपोर्टर के बीच में। देख लो वापस डायग्राम, प्रॉपरली देखो। देखा? हु इज forfeiter?
बताओ, हु इज फोरफिटर? अभी भी नहीं समझा आप लोग को? यस, फोरफिटर इज नोन एज बैंक, प्राइमरी बैंक, एक्सपोर्टर बैंक। बैंक, बैंक मतलब कौन? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। अंडरस्टैंड? बैंक को हम क्या बोल सकते हैं? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बोल सकते हैं। अब ये ट्रांजेक्शन्स क्या है? ये फोरफिटिंग कहाँ पे काम आता है? ये फोरफिटिंग काम आता है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट टाइम पे, इंटरनेशनल ट्रेड में। फोरफिटिंग इज नोन, जो जनरेट होता है, ये फोरफिटिंग प्रोसेस कहाँ पे आता है? इंटरनेशनल ट्रेड करते समय आता है, बाइंग एंड सेलिंग, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट करते समय। ठीक है, देयर आर टू पार्टीज, एक्सपोर्टर एंड इंपोर्टर। फर्स्ट, सबसे पहला, फोरफिटर एंड एक्सपोर्टर एग्रीड अपॉन अ फोरफिटिंग एग्रीमेंट। ये क्या है? मान लो तुम लोग एक्सपोर्टर हो, ठीक है, यू आर एक्सपोर्टर। तुम्हारा काम क्या है? गुड्स सेल करना कि गुड्स खरीदना? सेल करना, एक्सपोर्ट करना। सेल करना, मतलब एक्सपोर्ट करना। किसको? आउटसाइड द कंट्री। यस। तो वहां बैठा है इंपोर्टर, उसको सेल करना। यू आर एक्सपोर्टर, आई एम द फोरफिटर, आई एम द बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। मैं एक बैंक हूँ, प्राइमरी बैंक, कोई भी बोलो, चलो मैं बैंक हूँ, मतलब मैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। हमारे बीच सबसे पहला एग्रीमेंट होगा, तुम्हारे मेरे बीच, तुम्हारे और इंपोर्टर के बीच, तुम्हारे मेरे बीच। तुम क्या बोलोगे बैंक के पास जाके? मेरे पास एक प्रोडक्शन आया है, जॉब आया है, 10,000 शूज बनाने का है। वो 10,000 शूज बना के मेरे को इंपोर्ट मतलब एक्सपोर्ट करना है। वहां से मुझे कुछ पेमेंट आएगा, तो वो जब पेमेंट आएगा तब मैं आपको आपका पैसा दे दूंगा, राइट? ये भी हो सकता है। अभी तो सिर्फ टोकन हुआ है ना, इंपोर्टर ने तुमसे बात किया हुआ है कि मुझे इतने का ऑर्डर चाहिए, 10,000 शूज का ऑर्डर चाहिए, तो उसने तुमको टोकन देके रखा है, पूरा पैसा नहीं दिया है, सिर्फ टोकन देके रखा है। तुम काम स्टार्ट करो, लेकिन तुमको काम शुरू करने के लिए पैसा तो चाहिए ना, यू नीड द फाइनेंस। उसने सिर्फ टोकन देके रखा है, काम है 5 लाख का, और तुमको लेके रखा है 10,000 रुपया। अब तुम 10,000 में 5 लाख का काम करोगे क्या? नहीं करोगे, तुम्हें पैसा चाहिए। तो तुम बैंक के पास गए और बात किए कि देखो ऐसा ऐसा मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट आया हुआ है, जिसने मुझे टोकन दिया है, और इतना इतना का काम है। तो हमारे बीच में अंडरस्टैंडिंग होगा, मतलब एग्रीमेंट होगा, एक्सपोर्टर और सॉरी, बोलो। टोकन मीन्स डाउन पेमेंट। हाँ बोल सकते हो, इनिशियल पेमेंट मतलब कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग अमाउंट। आप लोग लॉ में पढ़ रहे होगे ना, कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग अमाउंट, कॉन्ट्रैक्ट। सर तो बैंक के साथ आप लोग एग्रीमेंट करोगे कि अभी सबसे पहला पॉइंट, फोरफिटर एंड एक्सपोर्टर एग्रीड अपॉन द फोरफिटिंग एग्रीमेंट। आप और मैं एग्री हो गए, ठीक है, चलो का कोई बात नहीं। अब क्या होगा? मैंने एग्री कर लिया, आप लोग ने, हम लोग एग्रीमेंट में आ गए, वी आर डूइंग द फोरफिटिंग एग्रीमेंट। आप लोग क्या करोगे? सेल द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन एक्सपोर्टर एंड इंपोर्टर। आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो मुझे बताओगे, मुझे दे दिया। आप क्या करोगे? आपका प्रोडक्शन करो, मैंने आपको फाइनेंस दे दिया था, ठीक है, आपको फाइनेंस दे दिया है, आपका एग्रीड हो गया है। अभी आप क्या करोगे? आप शिपमेंट करोगे, आपका माल बेच दोगे, यू सेल, मतलब तुम अपना एक्सपोर्ट कर दोगे। एक्सपोर्ट करने के बाद पॉइंट नंबर 4, बैंक, जो इंपोर्टर का बैंक है, वहां का जो बैंक है वो उसको ग्रांट करेगा, गारंटी करेगा, बैंक इशू करेगा कि ठीक है तुम पेमेंट कर दो। अब वहां से कैश तो भेजेगा नहीं, वहां से डीडी इन अ फॉर्म ऑफ डीडी भेज सकता है, ना तो फिर लेटर ऑफ क्रेडिट भेज सकता है, तो इन अ फॉर्म ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट। नाम सुना है? लेटर ऑफ क्रेडिट, एलओसी, लेटर ऑफ क्रेडिट। कमर्शियल बैंक में आप लोगों ने सुना रहेगा, लेटर ऑफ क्रेडिट का काम करता है। तो लेटर ऑफ क्रेडिट किसके लिए होता है? एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक के लिए होता है, एक्सपोर्टर और इंपोर्टर के लिए होता है। तो वो लेटर ऑफ क्रेडिट ग्रांट करेगा, वो लेटर लेके वो क्या करेगा? किसको देगा? एक्सपोर्टर को देगा। एक्सपोर्टर क्या करेगा? वो लेटर ऑफ क्रेडिट किसको देगा? अपने फोरफिटर को देगा। देखो सर, हमारा पेमेंट आया है, आपका लेटर ऑफ क्रेडिट आया है, आप लो। तो लेटर ऑफ क्रेडिट लेके पेमेंट, ठीक है, दे दिया, कोई बात नहीं। अब बाद में वो इधर का इंडिया का फोरफिटर बैंक और उधर का बैंक आपस में डीलिंग करेंगे, मैच्योरिटी देखेंगे, और लास्ट में बाद में क्या करेगा? इंपोर्टर पे द मैच्योरिटी बिल अपने बैंक को दे देगा। मतलब
वो डीडी बनाया था, लेटर जो दिया था वो अपने बैंक को दे देगा। हमको हमारा क्या काम है, एक्सपोर्टर और फोरफिटर का काम है कि हम अभी जो यहाँ पे फोरफिटर है वो बैंक है, उसने क्या किया, वो लेटर ऑफ क्रेडिट लेके मतलब सरेंडर्स, उसका उसका जो पैसा था उसने अपने पास दे दिया, मतलब बिल ऑफ एक्सचेंज या तो जो लोग ने इम्पोर्टर एक्सपोर्टर ने जो बिल बनाया रहेगा, वो बिल पे जो साइन किया रहेगा या जो शिपमेंट का रहेगा कागज, वो बैंक के पास दिया रहेगा, फोरफिटर आप ये जमा रखो और मुझे पैसा दो, मुझे काम करना है। काम करके शिपमेंट करेगा, पैसा जमा करेगा, फिर वो सेटलमेंट हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं फोरफिटिंग। अब जरा डेफिनेशन वापस से पढ़ते हैं। The term forfeiting is originated from the French word forfeit, which means to surrender one's right। हमारा जो राइट्स है हम सरेंडर कर दें कि जो पैसा मुझे मिलने वाला था वो पैसा मुझे नहीं आपको मिले, क्योंकि आपने मुझे फाइनेंस किया है। ये सिक्योरिटी पैसा मतलब जो कागज है लेटर ऑफ क्रेडिट मैं आपके पास देता हूँ, वही होता है फोरफिटिंग। तुमने तुम्हारा जो पैसा मिलने वाला तुमको जो मिलने वाला था, तुमने वो गारंटी मुझे दे दिया, बैंक को दे दिया, और उससे फाइनेंस ले लिया। उससे क्या ले लिया, फाइनेंस टू समवन एल्स। In international trade, forfeiting may be defined as purchasing of an exporter receivables at a discount price by paying cash। अब एक्सपोर्टर मतलब तुम लोग ने तुम्हारा जो बिल था तुम्हारे पास रिसीवेबल था तुमने मुझे दे दिया, मैं तुमको पूरा का पूरा पैसा नहीं दूंगा, उसमें से कुछ कट करके डिस्काउंटिंग प्राइस में तुमको दे दूंगा। भाई तुम अपना बिजनेस करो, तुम्हारा बिजनेस क्यों रुकना चाहिए, तो अपना बिजनेस करो और बाकी का कंटिन्यू करो। बाइंग these receivables, the forfeiter frees the exporter from the credit and this not receiving the payment from the importer। मतलब कि अगर सपोज एक्सपोर्टर ने बिजनेस करना है, उसको पैसा नहीं, उसको पैसा दे दिया, अब वो रिस्क फ्री हो गया, मतलब उसके पास पैसा भी है, वो अपना बिजनेस कर रहा है। इनकेस अगर इंपोर्टर पैसा नहीं देगा तो बात की बात कंडीशन जाती है, लेकिन उसके पास पैसा है कि वो अपना बिजनेस करे, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाए, तो ये बात होती है फोरफिटिंग। अब इसका मतलब क्या है, अ फॉर्म ऑफ फाइनेंसिंग, एक तरह का ये भी फॉर्म ऑफ फाइनेंसिंग है। हमारा फैक्टरिंग भी क्या था, फॉर्म ऑफ फाइनेंसिंग था, अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंस था, ये भी क्या है, फॉर्म ऑफ फाइनेंसिंग है, अराइजिंग फ्रॉम द इंटरनेशनल ट्रेड। लेकिन ये कहां से आता है, ये इंटरनेशनल ट्रेड से जनरेट होता है, और जो इंटरनेशनल ट्रेड से जनरेट हो फॉर्म्स ऑफ फाइनेंसिंग, उसी को बोलते जब बोला जाता है फोरफिटिंग। तो आप लोग को सबसे पहले याद रखना है कि अगर मैं पूछूं व्हाट इज द फोरफिटिंग, तो आपको सबसे पहले ये बोलना है अ फॉर्म ऑफ फाइनेंसिंग of receivable arising from the international trade is known as forfeiting। within this arrangement a bank financial मतलब जो बैंक है, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अंडरटेक द परचेज ट्रेड बिल मतलब ट्रेड रिसीवेबल प्रॉमिसरी नोट्स जो भी रहेगा सेलर के पास से वो ले लेगी, परचेज इज थॉट एट डिस्काउंटिंग रेट में लेगी और उसको बाकी का पेमेंट कर देगी, नॉन पेमेंट एट अ टाइम कलेक्शन। अब इंट्रोडक्शंस क्या है, फोरफिटिंग एंड फैक्टरिंग आर सर्विसेज इन इंटरनेशनल मार्केट। जो फोरफिटिंग है और जो फैक्टरिंग है दोनों भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, कहाँ पे, इंटरनेशनल मार्केट में। इंटरनेशनल मतलब क्या, दो कंट्रीज के बीच में, इवन इन द एक्सपोर्टर एंड इंपोर्टर और सेलर्स। इट इज द मेन ऑब्जेक्टिव टू प्रोवाइड द स्मूथ कैश फ्लो टू द सेलर। अब बिजनेस करने के लिए जो बिजनेसमैन है उसको क्लाइंट बोलो या सेलर बोलो या तो फिर एक्सपोर्टर बोलो, उनको पैसा प्रोवाइड करना। द बेसिक डिफरेंस बिटवीन फोरफिटिंग एंड फैक्टरिंग हम आगे भी देखेंगे डिस्टिंग्विश में। कितना है, 90 ईयर्स, 90 डेज टू 5 ईयर्स, वाइल फैक्टरिंग शॉर्ट एंड रिसीवेबल, वो जो फैक्टरिंग होता है वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, 90 दिन के अंदर के लिए होता है, लेकिन जो फोरफिटिंग है 90 दिन से लेके 5 साल तक का होता है। मोर रिलेटेड टू रिसीवेबल अगेंस्ट द कमोडिटी सेल्स, ये थोड़ा टाइम पीरियड का गैप है कि फैक्टरिंग शॉर्ट टर्म के लिए होता है और फोरफिटिंग लॉन्ग टर्म के लिए होता है, फाइनेंसिंग। ये 10 स्टेप्स है, आप लोग को 10 स्टेप्स याद रखना है कि हाउ टू फोरफिटिंग ट्रांजेक्शन कैसा होता है। फोरफिटिंग ट्रांजेक्शन नंबर 1, ट्रांजेक्शन नंबर 2, 3, 4, 5, 6 to 10 तक आप लोग को याद रखना है फोरफिटिंग के बारे में। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ नेगोशिएशन बिटवीन द एक्सपोर्टर एंड इंपोर्टर, मतलब जो कोर्स चालू है, मतलब आप लोग अगर एक्सपोर्टर इंपोर्टर के रोल में हो और आपका जो पीरियड चालू है कि आप लोग का 4 साल का एक्टिविटीज होने वाला है या 5 साल का एक्टिविटीज या 5 साल का ट्रांजेक्शन होने वाला है या 1 साल का ट्रांजेक्शन होने वाला है, जो भी ट्रांजेक्शन डेट है, जो भी नेगोशिएशन कोर्स है, इंपोर्टर ऑफ सप्लाई गुड्स एंड इंपोर्ट आस्क फॉर द क्रेडिट टर्म्स। क्रेडिट टर्म्स मतलब आप लोग पैसे का लेन देन का बात करोगे कि किस तरह से पैसा लेन दिया जाए, कि किस तरह से पैसा एक्सचेंज किया जाए, तो होता है कोर्स ऑफ ट्रेड में। द एक्सपोर्टर अप्रोच फोरफिटर, अप्रोच क्या करता है, एक्सपोर्टर क्या करता है, फोरफिटर मतलब बैंक को क्या बोलता है
अप्रोच करता है, पूछता है उससे, मांगता है उससे, ask for indications of whether the forfeiter is willing to provide credit and how much is likely to cost, और उसका कॉस्ट कितना पड़ेगा, क्या आप मुझे वो क्रेडिट प्रोवाइड कर सकते हो, क्योंकि मुझे कोर्स ऑफ बिजनेस, मुझे बिजनेस करना है, इसके लिए आप मुझे क्या क्रेडिट प्रोवाइड कर सकते हो। एट दिस स्टेज फोरफिटर विल नीड टू नो, तो फोरफिटर को जानने का अधिकार है, क्योंकि फोरफिटर कौन है, बैंक है। आप मुझे रिक्वेस्ट कर रहे हो कि मुझे क्रेडिट चाहिए, मुझे पैसा चाहिए बिजनेस करने के लिए, तो मैं आपसे पूछूंगा कंट्री ऑफ द इंपोर्टर, आप किस जगह से ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने वाले हो, वो सामने वाले जो इंपोर्टर है वो कहाँ रहता है, ये बैंक को पता लगाना चाहिए, बैंक को जानना जरूरी है, क्योंकि आप पैसा ले रहे हो, यू आर एक्सपोर्टर, आप मुझसे आप पैसा ले रहे हो, तो मुझे जानने का अधिकार है ना, मैं आप लोग को पैसा प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो मुझे मेरा पैसा टाइम पे मिलेगा कि नहीं। चलो ठीक है, आपने बता दिया कि इंपोर्टर ये कंट्री का रहने वाला है, चलो ठीक है, इंपोर्टर का नाम क्या है, आप कौन से टाइप का गुड्स बेच रहे हो, आप कितने अमाउंट का गुड्स बेच रहे हो, और एक्सपेक्टेड शिपमेंट डेट, आप कब तक उसको भेज दोगे ताकि आपको जल्दी से जल्दी पैसा मिल जाए और मुझे मेरा पैसा मिल जाए, फाइनेंस। रीपेमेंट टर्म्स शॉर्ट बाय द इंपोर्टर, और आपने इंपोर्टर से कितने साल का टाइम पीरियड लिया है, कितने साल में वो आपको पेमेंट करेगा, तो ये सब जानने का अधिकार किसको है, फोरफिटर मतलब बैंक को है। सही सी बात है। अगर मैं आप लोग को पैसा दूंगा, मतलब जो फोरफिटर, जो बैंक आप लोग को पैसा देगा, आपको उधारी देगा, तो बैंक को ये सब जानना जरूरी है कि आप किसके साथ डीलिंग कर रहे हो, कहाँ पे डीलिंग कर रहे हो, कौन से गुड्स में कितने अमाउंट का गुड्स है, कब तक आप बिजनेस करोगे, कितने लास्ट लास्ट डेट क्या है, और आपको इम्पोर्टर ने कौन सा डेट दिया है, वो कभी पेमेंट करेगा आपको, तो ये सब एक्सपोर्टर और फोरफिटर के बीच में होता है। वेदर द इम्पोर्टर ऑब्लिगेशन विल बी गारंटी बाय द बैंक, एंड इफ तो हु कौन करेगा, वो फोरफिटर प्रोवाइड द एक्सपोर्टर विद द इंडिकेशन कॉस्ट इन्वॉल्व, एट दिस स्टेज नाइदर पार्टी इज कमिटेड इन एनी वे when the detail of commercial contract have been agreed। अभी आप लोगों को एक पता है, आप लोग कॉन्ट्रैक्ट चैप्टर कर रहे हो, बिजनेस लॉ में आप लोग का सबसे पहला चैप्टर का नाम है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, राइट रॉन्ग, एक चैप्टर है ना आप लोग को, Yes, sir. लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो ये कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आ जाता है कि मतलब when the details of the commercial contract has been agreed, मतलब आपने, you exporter and me as a forfeiter, हम लोग एग्री हो गए हैं, वी आर इन अ कॉन्ट्रैक्ट। आपने बताया आपको फाइनेंस चाहिए, मैंने बोला ठीक है मैं आपको फाइनेंस देने के लिए तैयार हूँ, मुझे पार्टी का नाम वगैरह बता दो, डिटेल्स बता दो, मैं फाइनेंस देने के लिए तैयार हूँ, वी आर इन द कॉन्ट्रैक्ट, हम कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आ गए, लेकिन वैलिड नहीं है, हम लोग ने कोई एग्रीमेंट नहीं किया अभी तक, हम लोग ने मैंने सिर्फ ओके बोला है। जब एग्रीमेंट होगा, जब आप मुझे डॉक्यूमेंट दोगे सब कुछ, जब मैं आपको फाइनेंस दूंगा, लीगल एग्रीमेंट जब हो जाएगा हमारा, तब वो हो जाएगा वैलिड एग्रीमेंट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ओके। बट यूजुअली बिफोर इट बीन साइन, साइन के पहले तक, द एक्सपोर्टर आस्क द फोरफिटर फॉर कमिटमेंट टू परचेज द डेब्ट ऑब्लिगेशन, मतलब बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट एक्सेट्रा क्रिएटेड अंडर द एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन। यस, आप लोग ने बोला कि मुझे फाइनेंस, मुझे मैं क्या, हाँ, कॉन्ट्रैक्ट, आप लोग बोलोगे कि मुझे पैसा चाहिए, मैं एग्री कर लिया, आप लोगों ने पार्टी का नाम बता दिया, डेट बता दिया, सब कुछ बता दिया, इंडिकेटर हो गया, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मैं भी आ गया, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आप भी आ गए, बट वैलिड नहीं है, मैंने कोई साइन नहीं किया। बिफोर द साइन, आप जब एग्रीमेंट साइन करोगे तो आपके पास एक बिल रहेगा, तो बिल रहेगा वो इम्पोर्टर ने दिया रहेगा आपको, उसके अंदर लिखा रहेगा कि मुझे इतने इतने अमाउंट का गुड्स चाहिए, इतना क्वांटिटी ऑफ गुड्स चाहिए, इतने देर तक मुझे शिपमेंट चाहिए, वो पूरा जो आप इंपोर्टर और आपके बीच में हुआ है ना, वो ट्रांजेक्शन का, वो रिसिप्ट का कॉपी मुझे चाहिए एज अ बैंक को, तब मैं वो देख के वेरीफाई करके फिर आपको लोन प्रोवाइड करूंगा साइन करके, तो इसी को बोलते हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो चाहे आपको उसने जो प्रॉमिसरी नोट दिया रहेगा, चाहे आपको उसने बिल ऑफ एक्सचेंज दिया रहेगा, चाहे उसने आपको लेटर ऑफ क्रेडिट दिया रहेगा, वो मुझे चाहिए एज अ बैंक, वो आप मुझे मेरे पास गिरवी रखोगे, जब आप मेरे पास गिरवी रखोगे तब मैं जाके आपको फाइनेंस दूंगा एज अ एग्रीमेंट बिटवीन। अब क्या है द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर दिस सेम इंडिकेशन, कौन से इंफॉर्मेशन चाहिए,
forfeiter issue a commitment which accept by the forfeit exporter which is a binding on both parties. The commitment will be contain following point. अब आप में और मेरे में इंपोर्टर का काम नहीं है, यहाँ पे इंपोर्टर का काम ही नहीं है, या इंपोर्टर के बैंक से कुछ लेना देना नहीं है। यहाँ पे फोरफिटिंग में सिर्फ आपका और मेरा काम है, मतलब एक्सपोर्टर और फोरफिटर का काम है। उसका काम क्या है? कॉन्ट्रैक्ट देना और बाद में पेमेंट करना इंपोर्ट कराने के बाद। बाद में जो भी लोचा वगैरह देखना है वो तुमको और मुझे देखना है। तो हमारे बीच में जो कमिटमेंट होगा वो किस तरह का कमिटमेंट होगा, हम लोग किस टॉपिक पे और किस चीज पे हम लोग बात करेंगे, या किस चीज पे एग्रीमेंट होंगे, मतलब एग्री होंगे बोथ द पार्टीज। आप एक्सपोर्टर, मैं फोरफिटर। तो सबसे पहला पॉइंट है डिटेल ऑफ अंडरलाइन द कमर्शियल ट्रांजेक्शंस। एज अ बैंक मुझे आपका वो ट्रांजेक्शन जानना है कि आप किस तरह का ट्रांजेक्शन करने वाले हो, वेदर यू कैन लीगल है कि इलीगल है, ये जानना जरूरी है। डिटेल्स ऑफ द अंडरलाइन कमर्शियल ट्रांजेक्शंस, आप लीगली ट्रांजेक्शन कर रहे हो ना, आप किस तरह का गुड्स बेच रहे हो, ये जानना जरूरी है। नेक्स्ट, द नेचर ऑफ डेब्ट इंस्ट्रूमेंट टू बी परचेज बाय द फोरफिटर। मेरे पास जो इंस्ट्रूमेंट है, आप जो मुझे इंस्ट्रूमेंट दोगे, वो इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है? वेदर द इंस्ट्रूमेंट इज बिल ऑफ एक्सचेंज, whether the instrument is promissory notes, और whether the instrument is letter of credit। वो मुझे चाहिए डेब्ट इंस्ट्रूमेंट जिसपे इंपोर्टर ने लिखा है कि वो आपको इतने अमाउंट का शिपमेंट कर रहा है और इतने तारीख तक आपको शिपमेंट करना है, इसका पैसा मिल जाएगा, वो मुझे चाहिए। ठीक है। थर्ड, द डिस्काउंट रेट अप्लाइड टुगेदर विथ एनी अदर चार्जेस। यस, आपने 5 लाख का लेटर ऑफ क्रेडिट मुझे दिया है, आपको कैश चाहिए, मैं आपको पूरा का पूरा 5 लाख नहीं दूंगा। आप बैंक से सर्विस ले रहे हो ना, मैं आपको पूरा का पूरा 5 लाख रुपए नहीं दूंगा। आई कैन नॉट गिव 5 लाख, मैं आपको उसका कम पैसा दूंगा, वेदर 2000, 1000, 500 जो भी रहेगा चार्जेस, मतलब डिडक्ट करके आपको पूरा का पूरा कैश दे दूंगा। ये होता है डिस्काउंटिंग रेट। डॉक्यूमेंट दैट फोरफिटर विल रिक्वायर इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई द डेब्ट परचेजिंग वैलिड एंड इन्फॉर्मेबल। अब जो मुझे डॉक्यूमेंट दोगे, द डॉक्यूमेंट दैट फोरफिटेड, वो पूरा का पूरा वैलिड होना चाहिए, एनफोर्सेबल होना चाहिए। यू नो द एनफोर्सेबल ऑफ लॉ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 सेक्शन 10, पता रहेगा आप लोग को लॉ में सेक्शन 10, ऑल द एनफोर्सेबल ऑफ लॉ, मतलब वैलिड होना चाहिए। जो भी आप मुझे लेटर ऑफ क्रेडिट दोगे, जो भी बिल दोगे, जो डॉक्यूमेंट आप मुझे दोगे, वो सब के सब वैलिड होने चाहिए, धोखाधड़ी नहीं होना चाहिए उसके अंदर। लास्ट डेट that exporter can deliver this document to the forfeiter, the exporter sign the commercial contract with the importer and deliver the goods। तो इसके हिसाब से लास्ट में क्या होता है कि जो एक्सपोर्टर होता है वो डिलीवर करता है डॉक्यूमेंट किसको? फोरफिटर को, और अपना ट्रांजेक्शन कैरी करता है कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट विद द इंपोर्टर, उसको गुड्स डिलीवर करता है। इन रिटर्न इफ रिक्वायर्ड द इंपोर्टर ऑब्टेन अ गारंटी फ्रॉम द बैंक। तो जो इंपोर्टर ने गारंटी लिया है बैंक से, वो डॉक्यूमेंट भी किसको दे देता है? वो एक्सपोर्टर को दे देता है कि तुम्हें कोई तकलीफ ना हो, हाँ ये कॉन्ट्रैक्ट फिक्स है, मुझे इतने अमाउंट का गुड्स और इतना क्वांटिटी का गुड्स चाहिए इतने प्राइस में। तो वो लेटर ऑफ क्रेडिट यहाँ पे आता है, देखो लेटर ऑफ क्रेडिट उसको प्रोवाइड कर देता है। भाई अगर तेरे को कोई डाउट है, मैं कोई धोखाधड़ी नहीं कर रहा हूँ, मुझे गुड्स चाहिए, मुझे गुड्स खरीदना है, तो एक्सपोर्ट कर वहां से, तो ये लेटर ऑफ क्रेडिट उसको भेज देता है। और एक्सपोर्टर क्या करेगा, मतलब तुम लोग क्या करोगे, वही लेटर ऑफ क्रेडिट मुझे दिखा दोगे और मैं क्रॉस वेरिफिकेशन करके यस इट इज ओके, आपको लोन प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये लेटर ऑफ क्रेडिट मेरे पास रहेगा। तो यही होता है आपका लेटर ऑफ क्रेडिट एज अ सरेंडर राइट्स टू मी। आप ये लेटर ऑफ क्रेडिट मुझे सरेंडर करोगे और इसके बेस पे आप फाइनेंस उठाओगे। अब समझा कुछ? फोरफिटिंग बहुत ही भाषण बना था ये सब, ऑल द लॉजिकल थिंग्स, ये सब लॉजिकल है, जितना सोच सकते हो उतना। कुछ समझा किसी को कि सर के ऊपर से बाउंस गया? किसी का रिप्लाई नहीं। यस एनीवन? Yes, sir. कुछ कुछ समझा, कुछ कुछ नहीं समझा। ओके, इन सिंपल तुम्हारे लैंग्वेज में बात करता हूँ।
मीनिंग क्या है? इट्स अ फॉर्म ऑफ फाइनेंसिंग, यही है। और द मीनिंग, इट्स अ फॉर्म ऑफ फाइनेंसिंग। जनरेट किससे होता है? थ्रू द इंटरनेशनल ट्रेड। और इसी को क्या बोला जाता है? फोरफिटिंग। यहां तक तो पता है। इट इज अ फॉर्म ऑफ फाइनेंसिंग generated through the international trade. It is known as forfeit. It is also a fund based financial service. ये भी क्या होता है? इट्स अ फंड बेस्ड फाइनेंशियल सर्विस। इट स्टार्ट विद द एग्रीमेंट बिटवीन द फोरफिटिंग एंड द एक्सपोर्टर। स्टार्ट कहां से होता है? द एग्रीमेंट बिटवीन द फोरफिटर एंड द एक्सपोर्टर अंडर द फोरफिटिंग कॉन्ट्रैक्ट। अब ये का स्टेप याद रखो। आपको अगर फोरफिटिंग करना है तो आप लोग सिर्फ डायग्राम का स्टेप याद रखो। फर्स्ट थिंग, एग्रीमेंट करना है। इसका एक छोटा सा टॉपिक आप लोग को बता देता हूँ। इंपोर्टर है, एक्सपोर्टर है। पहले तो कॉन्ट्रैक्ट का बात होगा, किसका? इंपोर्टर और एक्सपोर्टर का। ठीक है। इंपोर्टर बोलता है एक्सपोर्टर को कि मुझे गुड्स चाहिए। अब जैसे तुम लोग का किसका बिजनेस बताओ, तुम लोग कौन सा बिजनेस करोगे? जूते का बिजनेस। बोलो 7010, क्या डाउट है? तुम्हारा डाउट क्लियर कर देता हूँ मैं। स्पीकर का आ जाओ। सर बोलो। सर जब एक्सपोर्टर बैंक को लेटर ऑफ क्रेडिट देता है तो उसको हम्म कैश तब मिलता है कि उसके पहले जब होता है एग्रीमेंट तब मिलता है? नहीं नहीं, जब लेटर ऑफ क्रेडिट देगा तब मिलेगा उसको कैश। ओके सर। सरेंडर करने के बाद। वही स्टोरी मैं आप लोग को अभी बताने जा रहा हूँ कि इंपोर्टर है, आपको यूएसए से कॉल आया। एक इंपोर्टर का, आप लोग एक्सपोर्टर हो, यूएसए से कॉल आया। उनको 1 लाख का क्वांटिटी का, क्या बोलो आप लोग को, क्या चाहिए वो लोग को? चलो जूता ही बोल लेते हैं, शूज। 1 लाख क्वांटिटी शूज चाहिए। 1 लाख रुपए का नहीं, 1 लाख क्वांटिटी का शूज चाहिए, जिसकी कीमत मार्केट में 50 लाख है। ठीक है। 1 लाख क्वांटिटी का शूज चाहिए वो लोग को। क्वांटिटी कितना है? 1 लाख। उसकी वैल्यू कितनी है? 50 लाख। आप लोग का जो डीलिंग हुआ है इंपोर्टर और एक्सपोर्टर का, आप लोग का 50 लाख का डीलिंग हुआ है। ठीक है। अब इंपोर्टर ने आप लोग को 5 लाख रुपया एज अ टोकन एडवांस दिया है। लेकिन वो एडवांस कैश नहीं दिया आप लोग को, वो तो बाहर का पार्टी है। उसने आपको एक लेटर दिया है, एक बिल ऑफ एक्सचेंज दिया है 5 लाख रुपए एडवांस का। ठीक है। और उसके साथ एक नोट्स भेजा है आपको। उस नोट्स में पूरा कंपनी का डिटेल लिखा हुआ है, कंपनी का नाम, कंपनी का एड्रेस, कंपनी के इंपोर्टर का नाम, और क्वांटिटी कितना चाहिए, कौन सा प्रोडक्ट है, और कितने टाइम तक वो लोग को चाहिए, वो पूरा डिटेल लिखा हुआ है कागज में। 2-3 पेज का कागज है वो पूरा, कॉन्ट्रैक्ट जो आपके और इंपोर्टर के बीच में हुआ है। उसमें 5 लाख रुपए का आपको एक डीडी भी आया है, या बिल ऑफ एक्सचेंज भी आया है, जो भी है, कैश या चेक जो बोल सकते हो आप लोगों को, वो आया है। अब क्या आप इसको एक्सेप्ट करोगे एज अ बिजनेस पर्पस एक्सपोर्टर के लिए? आपको बिजनेस करना है ना, आपने एक्सेप्ट किया तभी तो उसने भेजा आपको कॉन्ट्रैक्ट। यस सर। आप लोग ने एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन आप लोग को जो 50 लाख का जो बिजनेस का वैल्यूज था, मतलब जो 50 लाख का आप लोग काम करने वाले हो, उसके लिए पैसे की जरूरत है ना। 5 लाख में तो होगा नहीं। आपको कंपनी में जाना पड़ेगा, कंपनी के एम्प्लॉयज को सैलरी भी है, कंपनी का इलेक्ट्रिसिटी सब कुछ चार्जेस भी देखना पड़ेगा, और कंपनी के बारे में फिर प्रोडक्ट का खर्चा, प्रोडक्ट का प्रमोशन का खर्चा, एक्सपोर्ट का खर्चा, ये सब कौन देखेगा? एक्सपोर्टर तुम ही तो देखने वाले हो ना। तुमको उसके लिए क्या चाहिए? फाइनेंस चाहिए। 50 लाख का प्रॉफिट के लिए कम से कम तुम लोग को 20 लाख 25 लाख का फाइनेंस चाहिए। यस और नो? यहाँ तक समझा? अब तुमको जो फाइनेंस चाहिए, वो फाइनेंस कौन देगा? फोरफिटर देगा। तुम्हारे पास जो डॉक्यूमेंट आया है, जो इम्पोर्ट ने तुमको भेजा है, कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट, और जो कॉन्ट्रैक्ट भेजा है तुम लोग को, वो लेके तुम बैंक के पास आओगे, मतलब मेरे पास आओगे। बोलोगे सर आई वांट
मनी फॉर डूइंग द बिजनेस, मुझे एक बिजनेस करना है और तो बिजनेस चल ही रहा है मेरा, मुझे प्रोडक्शन करना है, इतने अमाउंट का क्वांटिटी आया है और यहाँ पे मुझे इम्पोर्टर का पूरा डिटेल बता दो कि सर ये इम्पोर्टर है, ये कागजात है मेरे पास, मुझे इसके बेस पे मुझे पैसा चाहिए, फाइनेंस चाहिए बिजनेस करने के लिए। तो एज अ फोरफिटर मुझे ग्रांट करना पड़ेगा, लेकिन ग्रांट करने से पहले मैं वेरीफाई करूंगा, आपसे जानूंगा कि वो इम्पोर्टर कहाँ का है, उसने कौन सा आपको डॉक्यूमेंट भेजा, जरा देखो तो वेरीफाई करूंगा। चलो ठीक है, वेरीफाई करने के बाद ओके हो गया। फिर भी मैं नाटक कर रहा हूँ एज अ बैंक, नहीं सर ये वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है, आपको एक लेटर ऑफ क्रेडिट मंगाना पड़ेगा। अगर आपको पैसा चाहिए तो एक काम करो, आप अपने इम्पोर्टर को बोलो कि उसका जो बैंक है, जो जिस बैंक के थ्रू वो पैसा देगा, उसके बैंक से वो लेटर ऑफ क्रेडिट लिखवा ले कि वो आपके साथ बिजनेस कर रहा है, मतलब आपको एक्सपोर्ट करने के लिए बोल रहा है, और आपको फाइनेंस भी मैं ग्रांट करूंगा यहाँ से। तो आप क्या करते हो, अपने पार्टी को, सामने वाले पार्टी को फोन लगाते हो कि मेरे बैंक का थोड़ा इशू हो रहा है, आप कैन यू सेंड मी द लेटर ऑफ क्रेडिट ऑफ योर बैंक। वो लेटर ऑफ क्रेडिट अरेंज करेगा आपके लिए, वहां से सेंड कर देगा आपको। आप वो लेटर ऑफ क्रेडिट लेके फिर वापस बैंक के पास आते हो कि सर देखो आपके पास जो पहले डॉक्यूमेंट लेकर आया था कॉन्ट्रैक्ट का, वो अभी ये लेटर ऑफ क्रेडिट है, अब मुझे पैसा चाहिए। अब इस लेटर ऑफ क्रेडिट के बेस पे बैंक क्या करेगी, आपका डॉक्यूमेंट सबमिट कर लेगी, वेरीफाई कर लेगी, और इस लेटर ऑफ क्रेडिट के बेस पे आपको पैसा दे देगी, 20-25 लाख इशू कर देगी, जितना आपको चाहिए रहेगा उतना इशू कर देगी। उसके बाद आप अपना बिजनेस करोगे और जो ट्रांजेक्शन है वो करोगे बाद में, जो ट्रांजेक्शन पैसा मिलने के बाद आप बैंक का पैसा आपको वापस कर दो। दैट इज फोरफिटिंग। यहाँ पे आप सिर्फ क्या गिरवी रखोगे, लेटर ऑफ क्रेडिट, बिल डिस्काउंटिंग वगैरह वगैरह। अंडरस्टैंड? अब कुछ समझा? चलो ठीक है, नाउ डाउट इज क्लियर। ओके, तो इसमें बेनिफिट क्या है? बेनिफिट टू एक्सपोर्टर, एक्सपोर्टर मतलब तुम लोगों को क्या बेनिफिट है, यू गॉट 100% फाइनेंस, आपको जितना पैसे की जरूरत पड़ेगी मैं पैसा दूंगा एज अ बैंक, या सुनो, यू गॉट 100% फाइनेंस। लेकिन फैक्ट्री में क्या होता था, फैक्ट्री में क्या होता था, 80 to 90% या 80 to 75% आपको फाइनेंस मिलता था। फैक्ट्री में क्या होगा, आपको 100% फाइनेंस मिलेगा ऑन द बेसिस ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट, आपने मुझे पास सरेंडर रखा हुआ है। ओके, 100% फाइनेंस, आपका कैश इनफ्लो ज्यादा होगा, इंप्रूव होगा, रिड्यूस द एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, आपका जो ऑफिस का खर्चा कम हो जाएगा। एडवांस टैक्स रिफंड, आप उसके एलिजिबल भी हो एडवांस टैक्स रिफंड के लिए। रिस्क रिडक्शन, आपका रिस्क कम हो जाएगा। इंक्रीज द ट्रेड अपॉर्चुनिटी, आप और ट्रेड और बिजनेस कर सकते हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट और कर सकते हो, ये आपके बेनिफिट है। मेरे लिए क्या बेनिफिट है? बेनिफिट टू बैंक्स, बैंक कैन ऑफर अ नोवेल प्रोडक्ट रेंज क्लाइंट, एनेबल द 100% अगेंस्ट 80 to 85% इन केस ऑफ द डिस्काउंटिंग प्रोडक्ट। अगर डिस्काउंटिंग प्रोडक्ट है तो 80 to 85% फाइनेंस मिलेगा, अगर बाद में एनेबल चीज है मतलब एलिजिबल चीज है तो आपको 100% फाइनेंस मिलेगा। बैंक गेन फी बेस्ड इनकम, बैंक को बैठे बैठे उनको फाइनेंस मिल जा रहा है, चार्जेस मिल जा रहा है, फी, ठीक है। लोअर क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेशन क्रेडिट फॉलो कॉस्ट, इसमें ज्यादा कोई तामझाम नहीं रहता, आपने पूरा वेरीफाइड डॉक्यूमेंट दे दिया है तो उसके हिसाब से मैं आपको फाइनेंस प्रोवाइड कर दूंगा, दैट इज बैंक को। लास्ट टॉपिक इज फैक्टरिंग एंड फोरफिटिंग, ये डिस्टिंग्विश बिटवीन आप लोग अपने हिसाब से करोगे, मैं आप लोग को पूरा नोट सेंड कर दूंगा। ओके, एनीवन हैव डाउट? फोरफिटिंग, रोल नंबर 57005, मुझे फोरफिटिंग का मतलब क्या होता है बताओ? सेवन जीरो जीरो फाइव, export, international trade, international. नहीं, रोल नंबर 21,
7021, roll number 27, 7027, 7027. Roll number 7034, Yes, sir. meaning of forfeiting. So, a form of financial receivable arising from international trade is known as forfeiting. Very good. Roll number 51, 7051, नो रिस्पॉन्सिंग। मैं नोट कर रहा हूँ जो भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। सेवन 126, यस 7112, तुम बोलो। A form of financing of receivable arises from international trade is known as a forfeiting. गुड। नेक्स्ट 42, 7142, Hello. हाँ बोलो। A form of financial of receivable arising from international trade फॉर्म is ऑफ known as फाइनेंसिंग, फाइनेंशियल नहीं, फॉर्म ऑफ फाइनेंसिंग ऑफ रिसीवेबल। ठीक है। forfeiting. Yes, sir. अंडर द forfeiting 100% ऑफ फाइनेंस टू बी प्रोवाइडेड। और फैक्ट्री में कितना परसेंट फाइनेंस होता है? 90%. 80% टू 90% या उसके हिसाब से अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट। अंडरस्टैंड? Yes, sir. very good. Those who are responding the type, very good. 26, 14, 9, 60, very good. 51, 22. A form of financing of receivable arising from the international trade is known as forfeiting. It is also fund-based financial service. So we have covered the fund-based financial services. Fund-based financial services का हमने दो चीज कर लिया है। दो चीज आपको और बता देता हूं। One is bill discounting. What is bill discounting? कितने लोग को पता है बिल डिस्काउंटिंग क्या होता है? चलो बिल डिस्काउंटिंग का दूसरा नाम बता देता हूं मैं। बिल्स ऑफ एक्सचेंज। सुना है बिल ऑफ एक्सचेंज? बैंक के थ्रू एक्सचेंज करना. यस। बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर एक टॉपिक है डिस्काउंटिंग बिल विद बैंक। सुना है ना? वही है डिस्काउंटिंग बिल विद बैंक, मतलब बिल डिस्काउंटिंग। तो आप लोग ने 12th में किया हुआ है। आप लोग थोड़ा सा इसका रिसर्च करो। ड्रॉवर ड्रॉई को गुड्स बेचता है तो ड्रॉई ऑन क्रेडिट में बिल्स बोलता है बिल्स बनाओ, तो ड्रॉवर बिल्स बनाता है। उसके बाद इन केस अगर ड्रॉवर को इमरजेंसी में पैसा चाहिए तो बैंक के पास जाता है, एनकैशमेंट ऑफ बिल करवाता है। तो डिस्काउंटिंग बिल विद बैंक का मतलब क्या होता है? एनकैशमेंट ऑफ बिल बिफोर ड्यू डेट, एनकैशमेंट ऑफ बिल बिफोर ड्यू डेट फ्रॉम द बैंक, ये होता है बिल डिस्काउंटिंग। दिस इज ऑल्सो अ फंड बेस्ड फाइनेंशियल सर्विस। और एक रिसेंटली आपने पिछले मंथ में किया है, दैट इज नोन एज
हायर परचेज है ना। इट इज ऑल्सो नोन एज फंड बेस्ड फाइनेंशियल सर्विसेज। तो ये दो चीजें जो ऐसी हैं जो आप लोग को पता है। फैक्टरिंग फोरफिटिंग के बारे में मैंने इन्फॉर्मेशन दे दिया है। हायर परचेज आप लोग को पता है व्हाट इज नोन हायर परचेज, इसके अंदर क्या होता है। और बिल डिस्काउंटिंग भी आप लोग को पता है। ये चार पॉइंट जो थे ये फंड बेस्ड फाइनेंशियल सर्विसेज के थे। अंडरस्टैंड। इन द नेक्स्ट लेक्चर विल डिस्कस अबाउट द मोर। अभी के लिए इतना ही, ठीक है।